मुझे लगता है कि जब भी हम फाइनेंस या शेयर बाजार की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सीधे बैंक या बड़ी कंपनियां ही आती हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो असल में ये तय करती है कि पूरी अर्थव्यवस्था में करोड़ों अरबों रुपए किस दिशा में बहेंगे। बिल्कुल, और ये ताकत इतनी खामोशी से अपना काम करती है कि आमतौर पर इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। मतलब जब तक कि कोई बहुत बड़ा वित्तीय संकट ना आ जाए। हाँ, वही तो। जब कोई विशालकाय कंपनी अचानक से दिवालिया हो जाती है, तब जाकर अखबारों में सवाल उठते हैं कि आखिर इस कंपनी को सुरक्षित होने का ग्रिड किसने दिया था। सही कहा आपने। ये एजेंसियां एक तरह से अर्थव्यवस्था के द्वारपाल हैं। यही तय करती हैं कि किसे सस्ता कर्ज मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी द्वारपाल का विश्लेषण करने वाले हैं, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। और विशेष रूप से हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होगा भारत की पहली और सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी पर, क्रिसिल। जो कि 1987 में स्थापित हुई थी और अब अमेरिकी वित्तीय दिग्गज S&P ग्लोबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये है कि हमारे पास जो ढेरों स्रोत हैं, मतलब 2017 के बाजार विश्लेषण से लेकर 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष की बिल्कुल ताजा ऑडिट रिपोर्ट तक, उनके आधार पर हम ये समझें कि क्रिसिल वास्तव में पैसे कैसे कमाती है, इसके काम करने का तरीका क्या है और ये भविष्य में किस तरफ जा रही है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, तो क्रिसिल की असली ताकत का अंदाजा लगाने के लिए ना हमें सबसे पहले इनकी मूल कंपनी मतलब S&P ग्लोबल के वैश्विक ढांचे को देखना होगा। अच्छा। उनके जो ताजा आंकड़े हैं उनके अनुसार वे विश्व स्तर पर 61,895 वित्तीय संस्थानों को रेट करते हैं। वेट, 61,000 से ज्यादा? हाँ, और इसके अलावा 55,272 कॉर्पोरेट्स भी इसमें शामिल है। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं है। हाँ, पर और भारत में क्रिसिल इसी विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। मतलब मैं कहूंगी कि ये एक ऐसे उद्योग में काम करता है जिसे हम अर्थशास्त्र की भाषा में ओलिगोपोली या एकाधिकार कहते हैं। ओलिगोपोली मतलब जहाँ सिर्फ 4-5 बड़ी कंपनियों का ही राज होता है ना? जैसे S&P, मूडीज, फिच। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ये ओलिगोपोली है तो क्या कोई नई कंपनी आखिर इन्हें चुनौती नहीं दे सकती? मतलब हमारे स्रोतों में एक नाम का जिक्र है, स्मेरा, जो एक छोटी एजेंसी है। चुनौती देना सैद्धांतिक रूप से तो संभव है, लेकिन हकीकत में नए खिलाड़ियों के लिए इन दिग्गजों से मुकाबला करना लगभग असंभव है। ऐसा क्यों? मतलब क्या कोई कानूनी रोक है? कानूनी रोक नहीं है, बात भरोसे की है। देखिए, क्रेडिट रेटिंग का पूरा व्यवसाय भरोसे की बुनियाद पर टिका है। अगर कोई नई एजेंसी जिसका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है किसी बॉन्ड को सबसे अच्छी रेटिंग दे दे, तो क्या बाजार उस पर विश्वास करेगा? नहीं। हाँ, ये तो है। कोई भी निवेशक अपना पैसा खतरे में क्यों डालेगा? और दूसरी बात, क्रिसिल के पास भारत में रेटिंग व्यवसाय का लगभग 68% हिस्सा है। बैंक लोन और बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों को अनिवार्य रूप से रेटिंग लेनी ही होती है। तो ये एक ऐसी गहरी खाई है जिसे पार करना किसी भी नए स्टार्टअप के लिए बहुत मुश्किल है। 68% मार्केट शेयर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ एक ऐसा खुलासा है जिसने मुझे स्रोतों को पढ़ते समय सच में चौंका दिया। देखिए, कंपनी का नाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेकिन डेटा ये बताता है कि क्रिसिल अपनी सबसे ज्यादा कमाई मतलब लगभग 63 से 66% हिस्सा रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स से करती है, न कि रेटिंग से। हाँ, ये डेटा बहुत से लोगों को हैरान करता है। रेटिंग का हिस्सा तो केवल 28% के आसपास है। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि जैसे किसी के पास एक बहुत ही महंगा और बेहतरीन स्मार्टफोन हो, लेकिन वो उसका इस्तेमाल सिर्फ कैलकुलेटर के तौर पर कर रहा हो। अगर रेटिंग एजेंसी होने का रुतबा इतना बड़ा है तो पैसा रिसर्च से क्यों आ रहा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये पूरा खेल बाजार के चक्रों का यानी साइक्लिसिटी का है। साइक्लिसिटी मतलब उतार चढ़ाव। हाँ, रेटिंग का जो व्यवसाय है ना, वो पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि बाजार में कितना नया कर्ज लिया जा रहा है। अच्छा। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है, कंपनियां नए बॉन्ड्स जारी करती हैं, बैंक ज्यादा लोन देते हैं, तब रेटिंग का काम जोरों पर होता है। लेकिन जब मंदी आती है तो कंपनियां कर्ज लेना बंद कर देती हैं। बिल्कुल, और तब रेटिंग से होने वाली कमाई धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो मतलब रेटिंग का काम एक हाईवे के टोल बूथ की तरह हो गया। जब नई गाड़ियां यानी नए बॉन्ड उस रास्ते से गुजरेंगे तभी टोल टैक्स मिलेगा। एकदम सटीक उपमा है। लेकिन रिसर्च का काम एक मैप सब्सक्रिप्शन की तरह है। शेयर बाजार में चाहे तेजी हो या मंदी, मतलब बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट,
एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट की मांग कभी खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि जब बाजार गिर रहा होता है तब तो निवेशकों को और भी ज्यादा डर लगता है, उन्हें और अच्छी रिसर्च चाहिए होती है। बिल्कुल, रिसर्च व्यवसाय बाजार के इन उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए क्रिसिल इसमें सबसे ज्यादा पूंजी निवेश करती है। अगर हम मार्च 2021 की एक तिमाही का ही डेटा देखें तो उन्होंने रिसर्च में 642 करोड़ रुपए लगाए थे। अरे वाह, सिर्फ एक तिमाही में। हाँ, तो रिसर्च ही वो इंजन है जो असल में उनके लिए बिना थके पैसा छापता है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। जो चीज पर्दे के सामने है, रेटिंग वो ब्रांड बनाती है, और जो पर्दे के पीछे है, रिसर्च, वो तिजोरी भरती है। एकदम सही। तो चूंकि रिसर्च और डेटा ही क्रिसिल की सबसे बड़ी ताकत हैं, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वे कंपनियों को रेट करने के लिए ये डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं। मतलब उनकी प्रक्रिया कितनी सख्त है। क्या ये सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बैलेंस शीट देखकर नंबर दे देता है? नहीं, ये सिर्फ वित्तीय आंकड़ों पर आधारित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है मैनेजमेंट के साथ गहन बातचीत, मैनेजमेंट इंटरेक्शन। हाँ, विश्लेषकों की जो टीम होती है वो कंपनी के शीर्ष प्रबंधन से मिलती है। वे ये परखने की कोशिश करते हैं कि संकट के समय ये मैनेजमेंट कैसे फैसले लेगा। लेकिन ये तो बहुत व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव बात होगी ना। अगर विश्लेषकों की टीम किसी सीईओ की बातों में आ जाए तो रेटिंग तो गलत हो सकती है। इसी खतरे को कम करने के लिए निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता। वहाँ एक पूरी रेटिंग कमेटी होती है। विश्लेषकों की टीम अपना डेटा इस कमेटी के सामने पेश करती है और फिर लंबी बहस के बाद रेटिंग तय होती है। और अगर मान लीजिए कंपनी इस रेटिंग से खुश ना हो तो क्या वो अपील कर सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर कंपनी असहमत है तो वो अपील कर सकती है। वे नए तथ्यों के साथ वापस आ सकते हैं। अच्छा, और तब क्या होता है जब कोई कंपनी जानबूझकर जानकारी छुपा ले, मतलब फोन ही उठाना बंद कर दे? ऐसे में क्रिसिल उन्हें छोड़ता नहीं है। वे इसे एक खास टैग देकर सार्वजनिक कर देते हैं। जारीकर्ता ने सहयोग नहीं किया, उपलब्ध जानकारी पर आधारित। इंग्लिश में जिसे इश्यूअर डिड नॉट कोऑपरेट कहते हैं। बिल्कुल, और वित्तीय दुनिया में एक बहुत बड़ा लाल झंडा है निवेशकों के लिए। हाँ, मतलब दाल में कुछ काला है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मैंने अक्सर लोगों को ये सवाल पूछते देखा है, मान लीजिए कोई कंपनी बहुत सारी गारंटी या अपनी पूरी फैक्ट्री बैंक के पास गिरवी रख दे, संपार्श्विक या कोलैटरल दे दे, तो क्या उसकी रेटिंग अपने आप शानदार नहीं हो जानी चाहिए? आखिर पैसा तो सुरक्षित है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो संपार्श्विक या सिक्योरिटी केवल डिफॉल्ट होने के बाद काम आती है। मतलब जब कंपनी डूब जाए तब बैंक उसे बेचकर पैसा निकालेगा। सही कहा। लेकिन रेटिंग एजेंसियों का मुख्य काम ये बताना है कि डिफॉल्ट होने की संभावना कितनी है, जिसे तकनीकी भाषा में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट या पीडी कहते हैं। अच्छा, मतलब समय पर किस्त चुकाने की क्षमता। हाँ, गारंटी होने से डिफॉल्ट की संभावना कम नहीं होती। अगर आपके पास नकद नहीं है तो आप समय पर पैसा नहीं दे पाएंगे, भले ही आपके पास कितनी भी जमीन हो। इसीलिए सिर्फ गारंटी देखकर रेटिंग नहीं बढ़ाई जाती। ये बहुत ही तार्किक बात है। रेटिंग समय पर भुगतान के बारे में है, रिकवरी के बारे में नहीं। तो एक शानदार बिजनेस मॉडल और इतनी सख्त प्रक्रियाओं के बावजूद क्या वास्तविक दुनिया में क्रिसिल का वित्तीय सफर हमेशा आसान रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम अतीत की चुनौतियों को देखें तो इनका रास्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। जैसे कि 2017 में इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी है इकरा। उसने 9% की वृद्धि दर्ज की थी, जबकि क्रिसिल केवल 4% पर अटक गई थी। मतलब मार्केट शेयर छीन रहा था। हाँ, और उसी दौरान कुछ विवाद भी हुए। सेबी द्वारा एमटेक ऑटो मामले में जांच जैसी खबरें भी आईं, जहां रेटिंग एजेंसियां खतरे को समय पर भांप नहीं पाई थी। एमटेक ऑटो? हाँ, वो तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट था। तो क्या इन सब का असर उनके मुनाफे पर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। देखिए, रेटिंग और रिसर्च के बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या है खर्चे। कंपनी का 65% से ज्यादा खर्च सीधे कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं पर जाता है। 65%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको बेहतरीन विश्लेषणात्मक दिमाग चाहिए होते हैं। इसी भारी खर्चे की वजह से 2020 और 21 के दौरान रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे अहम अनुपातों में लगातार गिरावट आ रही थी। मतलब वो अपने लगाए गए पैसे पर उतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन एक अजीब बात है, मैंने स्रोत में देखा कि इसी दौरान शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक में 76% की छलांग लगाई थी। ये कैसे मुमकिन है? ये साफ दिखाई देती है। जो कि वॉकर चंडॉक एंड कंपनी द्वारा ऑडिट की गई है, राइट? बिल्कुल।
उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक बहुत ही शानदार वापसी की है। हाँ, मैंने आंकड़े देखे। उनकी कुल आय 3,75,555 लाख रुपए रही। मतलब ये लगभग 3750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हाँ, और ऑपरेशन से होने वाली आय भी 3,64,901 लाख रुपए थी। और अगर मुनाफे की बात करें तो टैक्स के बाद का मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 76,601 लाख रुपए रहा। ये एक बहुत बड़ा उछाल था। लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो उनका मुनाफा नहीं बल्कि एक बड़ा अधिग्रहण था। 7 नवंबर 2025 को क्रिसिल ने 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर में मतलब लगभग 29,397 लाख रुपए देकर प्राइस मैट्रिक्स नाम की एक कंपनी को खरीदा। और इससे पहले उन्होंने 40 मिलियन डॉलर में ग्रीनविच एसोसिएट्स को भी खरीदा था। तो इन सब का क्या मतलब है? ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि इस खरीद में उन्हें भारी मात्रा में अमूर्त संपत्तियां मिली हैं, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप और डेटाबेस। कोई मशीन या जमीन नहीं मिली। तो क्या वे अपनी कमियों को या अपने भारी कर्मचारी खर्चे को छिपाने के लिए बस अंधाधुंध डेटा कंपनियों को खरीद रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये कमियां छिपाना नहीं है। ये असल में खुद को पूरी तरह से अपग्रेड करना है। अपग्रेड किस दिशा में? ऑटोमेशन और एआई की दिशा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। देखिए, दुनिया भर का फाइनेंस बदल रहा है। जब वे प्राइस मैट्रिक्स जैसी कंपनियों को खरीदते हैं तो वो असल में उनका विशाल डेटाबेस खरीद रहे हैं ताकि वे उस डेटा को अपने एआई मॉडल्स में डाल सकें। ओहो, तो जो काम पहले इंसान करते थे अब वो मशीनों से करवाना चाहते हैं। एक हद तक हाँ। वे सिर्फ भारत की एक रेटिंग एजेंसी तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। वो खुद को एक ग्लोबल इंसाइट्स और एनालिटिक्स पावर हाउस में तब्दील कर रहे हैं ताकि 65% कर्मचारी खर्चे को कम किया जा सके और मुनाफे को और बढ़ाया जा सके। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें, स्रोतों के इस गहन विश्लेषण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्रिसिल केवल बॉन्ड्स को ए या बी ग्रेड देने वाली कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा विशाल तंत्र है जो दुनिया भर के वित्तीय डेटा को इकट्ठा करता है, उसका विश्लेषण करता है और अर्थव्यवस्था के पहियों को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है। और ये जानना सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति सीधे शेयर बाजार में निवेश करे या म्यूचुअल फंड खरीदे या फिर सिर्फ बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखे, अंततः उस पैसे की सुरक्षा काफी हद तक इन्हीं रेटिंग्स और रिसर्च रिपोर्ट्स की सटीकता पर ही निर्भर करती है। एकदम सही। हमारी पूरी वित्तीय सुरक्षा का ताना बाना इन्हीं एजेंसियों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। आज क्रिसिल जैसी एजेंसियां अपने विस्तृत डेटाबेस और इंसानों से बनी रेटिंग कमेटियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। लेकिन जिस रफ्तार से डेटा का विस्तार हो रहा है और वे प्राइस मैट्रिक्स जैसी डेटा कंपनियों को खरीद रहे हैं, हाँ, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम इन मानव कमेटियों की पूरी तरह से जगह ले लेंगे, या फिर किसी कंपनी के मैनेजमेंट की असली नियत और संकट के समय उनकी रणनीति को परखने के लिए हमेशा एक इंसानी दिमाग की ही जरूरत पड़ेगी? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि मशीनें नंबर तो पढ़ सकती है, लेकिन इंसान की नियत पढ़ना वो एक अलग ही खेल है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको खुद विचार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि फैसले इंसान ले रहा है या कोई एआई मशीन।